वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम यूपी पीएससी आरओ 2022-23 के टेस्ट सीरीज़ नंबर जीएस टेस्ट 22 को डिस्कस करते हैं। इस पे हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, साइंस के क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है स्थूलभद्र, बी ऑप्शन में दिया गया है ऋषभदेव, ए में दिया गया है स्थूलभद्र, बी में दिया गया है भद्रभाव, सी ऑप्शन में दिया गया है पार्श्वनाथ और डी ऑप्शन में दिया गया है ऋषभदेव। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्थूलभद्र करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण अकाल पड़ा, जिसके वहाँ के रहने वाले जनसंघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः मगध लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मतभेद हो गया था। स्थूलभद्र जो है अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों की शिक्षा दी। इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हुआ, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर प्रथम शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन में दिया गया है जमाली, बी ऑप्शन में दिया गया है योसुद, सी में दिया गया है गोवर्धन, डी ऑप्शन में दिया गया है आदित्य राय। तो जमाली जो थे ये इनके प्रथम शिष्य थे और इनके दामाद भी थे। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिना था। उनकी पुत्री का विवाह जमाल नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। आगे देखते हैं। यापनीय निम्नलिखित में से किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन में दिया गया है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन में दिया गया है जैन धर्म, सी में दिया गया है शैव धर्म, डी ऑप्शन में दिया गया है वैष्णव धर्म। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म का यापनीय जो है संप्रदाय है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह कुछ श्वेतांबर मान्यताओं को भी पालन करते हैं। आगे देखते हैं। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन में दिया गया है अर्धमागधी, बी में है पाली, सी में है प्राकृत, डी ऑप्शन में है संस्कृत। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्धमागधी में लिखा गया है। प्रायः प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए में है अगुत्तर निकाय, बी में है मध्यम निकाय, सी में है खुद्दक निकाय, डी में है दीर्घ निकाय। तो ऑप्शन ए ये अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो 16 महाजनपद की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन में है बिंबिसार, बी में है अजातशत्रु, सी में है उदयन, डी में है नागदशर। तो अजातशत्रु था जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और बाद में अजातशत्रु की भी हत्या उदयन कर देता है। मगध पर शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा नंद उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन में दिया गया खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी में है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद का उल्लेख करने वाला आलेखीय प्रमाण है। कलिंग के चेद वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार इनमें से किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया है बिंबिसार, बी में दिया गया है अजातशत्रु,
सी में दिया गया है उदयभद्र, डी में दिया गया है शिशुनाग के। डिटेल्स में देखते हैं। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, शिशुनाग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य को मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालपी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी ऑप्शन में दिया गया गंगा नदी, बी में है यमुना नदी, सी में है सिंधु नदी, डी में है गोदावरी नदी। तो ये दिया गया है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीनतम में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात भी है। समय के साथ नाम संचित होकर कालपी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, किसका स्थान था? ऑप्शन में है कपिल वस्तु, बी में है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन में श्रावस्ती का, डी में है वाराणसी का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त आए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो ऑप्शन में दिया गया है कलिंग शिलालेख, बी में दिया गया अशोक का गिरना शिलालेख और सी में है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी ऑप्शन में दिया गया अशोक का सोपारा शिलालेख। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख में सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन में है अशोक, बी में है अकबर, सी में है कृष्णदेवराय, डी ऑप्शन में है शिवाजी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अशोक ने स्थापना किया था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कारण कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुण उसके त्रिविध आयाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन में है दलालों को, बी में है व्यापारी के काफिले को, व्यापारियों के काफिलों को, सी में है महाजनों को, डी ऑप्शन में है तीर्थ यात्रियों को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाइए, व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था सार्थवाह। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इनका उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से भी जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन में है जॉन टावर, बी में है हैरी स्मिथ, सी ऑप्शन में है चार्ल्स मेटकाफ, डी ऑप्शन में है जेम्स प्रिंसेप। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप जो था ये प्रथम अंग्रेज था जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तत्काल में जेम्स प्रिंसेप जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो ऑप्शन में दिया गया है चोल, बी में दिया गया पांडव, सी में दिया गया सातपुत्र और डी ऑप्शन में सातवाहन। तो सातवाहन का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं है। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में चोल, पांडव और सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपड़ी की सूचना मिलती है। इसमें सातवाहन राज का कोई भी उल्लेख नहीं मिला है।
मौर्य काल में जो है, इस पर क्वेश्चन छूट गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल समितियां 6 होती थी तथा प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल का 10वां भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दे दिया जाता। तो इस पर यही क्वेश्चन था कि मौर्य काल में करों की चोरी करने वालों को कौन सा दंड दिया जाता था। ऑप्शन में है मृत्युदंड, बी में है सामानों की कुर्की, सी में कारावास, उपरोक्त में से कोई है तो मृत्युदंड दिया जाता था। अगर कोई कर चोरी करता था तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था। तो ऑप्शन में है भरूच, बी में है कल्याण, सी में खंबात, डी में ताम्रलिप्त। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ताम्रलिप्त बंदरगाह से संचालित होता था। ताम्रलिप्त जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्त आधुनिक पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे। ऑप्शन में है संस्कृत, बी में है प्राकृत, सी में है पाली, डी में है सौरसेनी। तो प्राकृत भाषा जो है वो शूद्र और स्त्री गुप्त काल में बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे और जबकि उच्च वर्ग के लोग जो थे वो संस्कृत भाषा को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन में है महावीराचार्य, बी में है हेमचंद्राचार्य, सी में है भास्कराचार्य, डी में है कालकाचार्य। तो भास्कराचार्य जो है ये लीलावती के लेखक हैं। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी विहार, पार्वती औरंगा पक्षी विहार, कांवर झील पक्षी विहार। तो ये तीनों हैं, यानी कि नवाबगंज, पार्वती और पटना, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। कांवर झील पक्षी विहार जो है ये बिहार राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश में। पक्षी विहार और जिला के बारे में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। तो नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ है। तो ये सबसे पुराना पक्षी विहार है। इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। ये उन्नाव में है। वहीं बखीरा पक्षी विहार ये बस्ती संत कबीर नगर में स्थित है। समान पक्षी विहार जो है ये मैनपुरी में है। पार्वती औरंगा पक्षी विहार ये गोंडा जयप्रकाश नगर में है। पटना पक्षी विहार ये नाम से तो पटना, लेकिन ये पटना में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सबसे छोटा 1 वर्ग किलोमीटर का पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज का सबसे बड़ा 80 किलोमीटर की स्क्वायर किलोमीटर में ये स्थित है। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितारा देवी एवं गिरजा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन में दिया गया बनारस घराना, बी में आगरा घराना, डी में किराना घराना, लखनऊ घराना। तो ये जो है बनारस घराना से संबंधित हैं। बनारस घराना में और कौन कौन आते हैं उसको देखते हैं। तो बनारस घराना में छन्नू मिश्रा, राजन साजन मिश्रा, गुरु प्रसाद मिश्रा, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदाई महाराज, समता प्रसाद मिश्र भी इन्हें ही कहा जाता है, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी ये बनारस घराना में से संबंधित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस फट क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।